हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम नए अध्याय के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला अध्याय है नए साम्राज्य और राज्य। तो क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो दरअसल अरविंद गुप्त वंश के राजवंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में उसके दरबारी कवि हर्षेड द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई कविता है। तो हर्षेड जो है उसके कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे, उनका नाम था हर्षेड। और इसके करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई। इस पर खुदाई की गई अशोक स्तंभ पर। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशास्त करते हैं। जो एक विशेष किस्म का अभिलेख उसको क्या कहा जा रहा है? प्रशास्त कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे कि हम अध्याय 10 में गौतमी पुत्र सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा ने एक युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि ईश्वर के बराबर बताया गया है। और प्रशस्ति में लंबे वाक्य दिए गए हैं और यह वह वाक्य का अंश दिया गया है। तो आपको बता दें, ये जो प्रशस्ति है, जब प्राचीन समय में राजा लोग अपनी कोई विजय प्राप्त करते थे, युद्ध को जीतते थे या फिर कोई उत्कृष्ट कार्य करते थे, तो उसको अपने उसी काल में लिखवा दिया करते थे। तो उसे अभिलेख कहा गया, प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध के मैदान के कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीर भारों, वर्षों, तलवारों और लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों के लगे घाव दाग भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। इसमें प्राचीन समय में विशेषता बताया गया है कि जो योद्धा होता है उस पर क्या क्या चीज़ें शोभमान होती हैं। ठीक है, तो अगर हम तुम मानचित्र की गौर से देख पाओगे तो क्षेत्र में हरे रंग का दर्शाया गया है और तुम्हें पूर्वी समुद्र के तट के साथ साथ अलग क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसमें कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र का प्रशास्त में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हर्षेड 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है? तो मानचित्र में हरे रंग का जो है वो आर्यव्रत और 9 शासकों का है, जिनमें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला दिया। तो जो हरे रंग का जो है इसमें वर्णन किया गया है, हरे रंग वाले के, तो ये किस लिए किया गया? जिस 9 शासकों को हराया था उसके बारे में। इसके बाद में दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इसमें से कुछ राजधानियाँ दिखने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु किए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम दिखा दे रहे हैं। नीचे मानचित्र है आपका, ये देखिए यहाँ पे, ये हरे रंग का जो है, ठीक है, ये हरे रंग का है। ये जो है आपका जो 9 राजा थे उनके जो है जो अपने विजय जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था वो है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है दक्षिण पथ में लाल बिंदु गई। इन सब पर हार जाने पर समुद्रगुप्त ने समर्पण किया था। जो यहाँ पे लाल लाल बिंदुएं दिखाई गई हैं, देखिए आपका ये जो है ये सब बिंदुएं हैं। यहाँ पे समुद्रगुप्त द्वारा समुद्रगुप्त हार गए थे और वे अपना समर्पण कर दिए थे। इसके बाद में पड़ोसी देश में आंतरिक घेरा बैगनी रंग से दिखाया गया है और ये जो जितने भी क्षेत्र है ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लेकर आते थे। तो ये जो देखिए, ये जो आपके बैगनी रंग में दिया हुआ है, ये सब जो क्षेत्र है ये सब जो है उपहार के रूप में लाते थे। और जो इसके क्षेत्र के शासक जिसे नीले रंग में दर्शाया गया है वे कुषाण तथा शक वंश के थे। तो यहाँ पे जो कौन से वंश शासन करते थे? कुषाण और शक वंश के राजा शासन करते थे। ठीक है, और करते थे और इनकी पुत्रियों से क्या किए थे? वो विवाह भी किए थे। उसके बाद में नेक्स्ट है वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियों में शासकीय पूर्वजों के बारे में बताती है। प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति प्रपितामह, पितामह यानी परदादा, दादा और पिता माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मीगढ़ की थी।
तो उनकी माता कहाँ की थी? कुमार देवी उनकी माता का नाम था, वो लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के शासक थे, जिसे महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि प्राप्त थी। समुद्रगुप्त ने भी उपाधि धारण की, उसके दादा परदादा महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ गया। इन उपाधियों का महत्व हिसाब से सजाओ राजा, महाराजा अधिराज और महाराजा समुद्रगुप्त के बारे में हम उनके बाद शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली की सूची के बारे में जानकारी मिलती है। उनके बारे में मिले तौसीकों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शासक को प्रशस्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इस विषय में जानकारी हमें 12 अध्याय में मिल रही। अब देखिए आपके हर्षवर्धन हर्षचरित, तो हर्षवर्धन के द्वारा रचित ये हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी प्रकार अन्य शासकों के बारे जीवनी के बारे में पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। तो हर्षवर्धन नाम के राजा थे जिन्होंने 1400 वर्ष पहले शासन किया था। उनके दरबारी कौन थे? बाणभट्ट थे, जिन्होंने अपनी जो है जीवनी लिखी थी हर्षचरित के रूप में। इसमें से हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उन्होंने राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री श्वेत सॉन्ग जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी इसका विस्तृत वर्णन दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता के बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने हैं। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल में उन्हें मार दिया गया तो हर्ष के कन्नौज और पर अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। मगर तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों में नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपका पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो दक्षिण भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे कौन कौन थे? पल्लव और चालुक्य थे। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी और उसके आसपास के क्षेत्र नर्मदा कावेरी नदी के डेल्टा तक फैल। चालुक्यों के राज्य की कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऐहोल थी। चालुक्यों की पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। और यह एक व्यापारिक केंद्र था। यह धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनवाए गए। ठीक है, और एक जो है वो हमेशा अपने राज्य को वृद्धि करने के लिए, विस्तार करने के लिए हमेशा एक दूसरे पे क्या करते थे? आक्रमण किया करते थे। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो चालुक्य वंश के राजा थे। तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के राजा थे। और उन्होंने हमें उनके दरबारी रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति, इसमें उनके पूर्वजों खासतौर पर उनकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। और जो है पुलकेशिन द्वितीय को उनके चाचा से यह राज्य मिला। अब पढ़ते हैं आगे। रवि के कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व पश्चिम में समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कभी कहता है कि पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने राजा पल्लव के ऊपर भी आक्रमण किया और कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों को विजय अल्पकालीन थी और लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ हो गए और पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूटों और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो जो है दोनों आपस में हमेशा युद्ध किया करते थे, तो क्या हुआ? धीरे धीरे उनका जो है समाप्त हो गया। तो इसीलिए जो है वहाँ पे अन्य जो है राजवंश जैसे राष्ट्रकूट और चोल वंश ने जिन्हें उन्होंने अपना युद्ध करके उन्हें समाप्त कर दिया। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले के राजा इस तरह के राजाओं के लिए भूमि पर सबसे महत्वपूर्ण बना। प्रशासन की इकाई गांव होते थे। धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजा ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहन शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने खास तौर पे क्या किया? देखिए कुछ इसमें जो है कुछ प्रशासकीय जो पद थे उनको अनुमानसिक कर दे। जैसे कि मान लीजिए उनका पिता था तो उनका बेटा मतलब उस पर बैठेगा, है ना। जैसे कि इसमें क्या कौन सा था? मुख्य अधिकारी थे। ठीक, और फिर उसके बाद में कभी कभी क्या होता था कि जो है एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। ठीक है, तो इसमें जो है हरिशेन के एक महान रणनायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री भी का एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध शांति के विषय का मंत्री बना था। तो ये हम उनके मतलब रचनाओं में उदाहरण के रूप में मिलता है कि कैसे कैसे कौन क्या करता था। फिर दिया है नीचे जो कुछ जो है
अस्थायी प्रशासन में कुछ प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था, है ना। इनमें से नगर श्रेष्ठी यानी बहुमुख बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रमुख कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों का लिपिक प्रधान जैसे लोग आते थे। ठीक, अब नेक्स्ट आपका, इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय समय साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। अब दिया है एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अपनी पुरानी राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें से वो जैसे हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल जितने भी होते सब रहते थे। और आवश्यकता पड़ने पर क्या होता था, राजा उसको सैनिक सहायता दिया करते थे। और जो ये सेना नायक थे, इनको कोई नियमित वेतन नहीं मिलता था, उनको भूमि दान कर दिया जाता था और वो क्या करते थे, उसी भूमि से अपना कर वसूलते थे और सेना और घोड़ों का देखभाल करते थे। और जब भी युद्ध होता था तो उनको बुला लिया करते थे और वे अपने युद्ध में सहभागी होते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, तो पल्लव के अभिलेख में कई स्थानों पर सभाओं की चर्चा की गई है। ठीक है, और इसमें से ब्राह्मण गोस्वामियों का जो है संगठन था, जिसे सभा कहते थे। और उसकी जो सभाओं की उपसमितियों थी, जिसमें बहुत सारे चीज़ों का बारे में जिक्र किया जाता था, जो भी समस्याएं होती थी। इन इलाकों में भूस्वामी जो ब्राह्मण नहीं थे, उनके नामक ग्राम सभा की बात कही गई है। ठीक है, नगरम व्यापारियों का एक संगठन था और ये धनी शक्तिशाली लोग थे। ठीक है, जिसपे इसका नियंत्रण था। अब उस जमाने में आम लोग तो जो है उनके जो है कुछ लोग का देखते हैं कि कैसे उन लोग जो आम जीवन कैसे लोग जीते थे। तो कालिदास क्या थे, कालिदास एक जो है कवि थे, तो वे अपने नाटक में राजदरबार में जो है उसके चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्होंने क्या अपने जो रचनाओं में वहाँ के जो है अभियान शकुंतला नामक नाटक लिखा है। उन्होंने राजा और शकुंतला की एक युवती की प्रेम कहानी के बारे में जो है वर्णन किया है। ठीक है, और इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों की तरह दुर्व्यवहार के बारे में भी बात की गई। जैसे यह एक उस समय की बात है जब शकुंतला जो है एक क्या हुआ, एक मछुआरे तब अंगूठी मिलती है, तो वो अंगूठी किसकी थी, जो है शकुंतला रानी की थी, जो मतलब राजा ने भेंट किया होता। जो दुर्भाग्यवश क्या हुआ था, एक मछली निकल गई थी। मतलब एक ये अभियान शकुंतला के एक नाटक का एक भाग है। इसमें क्या होता है कि वो किसी श्राप की वजह से शकुंतला को बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो जाती है नदी पार करके, तो उनकी जो अंगूठी गिर जाती है और वो मछली निकल लेती है। तो वो अंगूठी मछुआरे को मिलती है। तो वो अंगूठी लेकर जहाँ पे पहुँचता है तो उसे चोरी का सब लोग आरोप लगाते हैं कि मतलब इतनी महंगी अंगूठी तुम कहाँ से पाए। और जो है राजा उस अंगूठी को देखकर खुश होते हैं और उन्हें इनाम दिया। ठीक है, तो उसे जो पुलिस वाले थे वो क्या करते हैं, उस इनाम का कुछ ही मतलब हड़पने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी तरह का वर्णन दिया गया है, तो इसमें कोई खास चीज़ें नहीं है। अब दिया चीनी यात्री फाशियन, ठीक है, का ध्यान उन लोग की दुर्गति पर भी था जो ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन शहरों से बाहर रखना पड़ता था और उन लोगों को नगर शहर बाजार में भी आना होता, तो वह आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी प्रकार से संपर्क से बचते थे। यह जगह बाणभट्ट द्वारा अभिमान के पर निकली राजा की सेना का बड़ा चित्र वर्णन किया गया है। ठीक है, तो समय में जो भी चीज़ें थी उसके बारे में किया गया है। अब दिया है कि इसमें अरब, ठीक है, मरुस्थल होते हुए सदियों में अरब यातायात का बड़ा केंद्र था। और यहाँ पे जैसे अरब के जो व्यापारी थे, नाविकों ने भारत और यूरोप में बहुत ही व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, समुद्री व्यापार बढ़ाने में। और ये लोग बेदुइन के थे, ठीक है, और घुमक्कड़ कबीले थे। और ये मुख्य रूप से किस पे आश्रित थे, ऊँटों पर। ठीक है, और ऊँटों जो है मरुस्थल का जो है जहाज भी कहा जाता है। तो दिया लगभग 1400 वर्ष पहले पैगंबर मोहम्मद ने हरम में इस्लाम धर्म का शुरुआत किया था। मतलब अल्लाह को सर्वोपरि माना, ठीक है, उनको सम्मान। वहाँ पे जो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। ठीक है, वो सारे जो है मुसलमान जो स्त्री पुरुष होते हैं उस पर विश्वास रखते हैं, भक्ति करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में किया हुआ है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई है। ठीक है, और जो है हर्षवर्धन की
1400 साल पहले ही है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर उसके बाद में अब नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय को पढ़ते हैं। थैंक यू।